नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपको आने वाले 2020 के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ये हमारा भाग है 27वां। तो चलिए बात करते हैं 271वें क्वेश्चन से। बात करते हैं 271वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? 32वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर है सेकंड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में सन 1976 में लाया गया 42वां संविधान संशोधन एक विस्तृत संशोधन था जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए। बात करते हैं 272वें क्वेश्चन की। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। तो इसका आंसर है सेकंड, अवाद योग्य हैं। मतलब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया है। इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में स्थान दिया गया है और ये अवाद योग्य हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब बात करते हैं 273वें क्वेश्चन की। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या फिर 1915 का एक्ट? तो इसका आंसर है थर्ड, 1919 का एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय 2 सदन वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। राज्यसभा ऊपरी सदन के रूप में था और विधानसभा प्रथम सदन के रूप में थी। अब बात करते हैं 274वें क्वेश्चन की। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या फिर कठोर हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकारों के विचार की उत्पत्ति 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुई। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में उपबंधित किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, मतलब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। मौलिक अधिकारों को वाद योग्य श्रेणी में रखा गया है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन अधिकारों को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। मतलब बात करते हैं 275वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से या फिर खाद्य सुरक्षा से? तो इसका आंसर है अस्पृश्यता उन्मूलन से, थर्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करता है। समाज से अस्पृश्यता के विष को, मतलब छुआछूत के जहर को समाप्त करने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो पूरे भारत में लागू होता है। अब बात करते हैं 276वें क्वेश्चन की। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन? तो इसका आंसर है फर्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकोहितवाद है। लोकोहितवाद को जस्टिस PN भगवती तथा BN कृष्णा
अय्यर ने 1970 के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य दलित, निर्धन, पिछड़े, निरक्षर एवं अक्षम लोगों को शीघ्र न्याय दिलाना रहा है। पीआईएल में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। अब बात करते हैं 277वें क्वेश्चन की। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950। तो इसका आंसर है सेकंड, 28 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक का संबंध जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से है। अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अब बात करते हैं 278वें क्वेश्चन की। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, ए दलाल जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने? तो इसका आंसर है तीसरा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। चूंकि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, अतः कमेटी के गठन में उनका ही नाम आएगा। जबकि इस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब बात करते हैं 279वें क्वेश्चन की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1951-52, 1956-57, 1961-62 या फिर 1966-67? इसका आंसर है फर्स्ट, 1951-52। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी, जबकि इस योजना का अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 में प्रकाशित किया गया था। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई थी और इसका लक्ष्य, वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 2.1%। अब बात करते हैं 280वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? एम.एन. रॉय साहब, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई साहब, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी? तो इसका आंसर है सेकंड, जयप्रकाश नारायण। भारत में नियोजन व्यवस्था को अपनाए जाने के क्रम में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रस्ताव दिए गए थे। इसी क्रम में जनवरी में 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की। इस योजना के कुछ अंशों को तो सरकार ने अपना लिया, लेकिन पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया गया। अब बात करते हैं 281वें क्वेश्चन की। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या फिर भारत का वित्त सचिव? इसका आंसर है सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में योजनाबद्ध विकास के लिए, योजना बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना का गठन किया गया था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया, अर्थात इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब बात करते हैं 282वें क्वेश्चन की। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 7, 12 या फिर 9? तो इसका आंसर है चौथा, 9 खिलाड़ी खो खो खेल में होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखिए, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं 283वें क्वेश्चन की। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है किससे है? तैराकी से है, मुक्केबाजी से है, कुश्ती से है या फिर कबड्डी से है? तो इसका आंसर पहले ही शो कर गया है, तैराकी से है।
इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध तैराकी से है। इस प्रकार की तैराकी में तैराक अपने दोनों हाथ पानी की सतह के ऊपर एक साथ आगे से पीछे की ओर ले जाता है। तो ये हो गई तैराकी बटरफ्लाई स्ट्रोक। अब चलते हैं 284वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? स्कीइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट या फिर तीरंदाजी। तो इसका आंसर है तीसरा, क्रिकेट। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेलों को माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस से मानी जाती है। इस खेल आयोजन में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया जाता, अन्य सभी खेल इसमें शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं 285वें क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? एम.एल. बालसम्मा, पी.टी. उषा, कमलजीत संधू या फिर के मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर है थर्ड, कमलजीत संधू। भारत के पंजाब की एथलेटिक्स कमलजीत संधू ने सन 1970 के एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में किसी महिला द्वारा जीता गया यह पहला ही स्वर्ण पदक था। उन्होंने यह दौड़ 57.3 सेकंड में पूरी कर गोल्ड पदक जीता था। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित की गई संधू भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी भी हैं जो ओलंपिक खेलों में एथलीट के फाइनल में पहुंची। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।